आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस ग्रेविटेशन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। इससे पहले भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूनिवर्सल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, ये सारी चीजें वो मैं बात नहीं कर रहा इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। न्यूमेरिकल में कई बार काम आती है ऐसी चीजें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे शायद उस क्वेश्चन से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। जैसे दो मास पार्टिकल हैं जिनका मास है m1 और m2, तो नो मैटर इनके ऊपर क्या चार्ज है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो r है इनके बीच की वो डिस्टेंस है। मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं तो दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो नो मैटर इनका मास कितना है, इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको मैं ढंग से लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये कट कर दिया और ये इधर मैंने इसको कट कर दिया। तो मास पार्टिकल पर चार्ज कुछ भी हो, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ उनके मास पर डिपेंड करेगा। चार्ज पार्टिकल का मास कुछ भी हो, उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करेगा, ना कि मास पर डिपेंड करेगा। ये तो बिल्कुल इजी बात है। चलो अब समझते हैं हम एक और चीज। जब ये मास पार्टिकल एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, जैसे अट्रैक्शन होगा, पास आने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही मूवमेंट होगा हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है F बाय एम। कहां से आ गया? F इक्वल टू एम ए से A इज इक्वल टू F बाय एम आया है। मान लो आपने इस चार्ज को स्टेबल रख रखा है, इस चार्ज को इस मास को पकड़ रखा है और इसको आप पास में आने दे रहे हो। ये जो फोर्स है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये फोर्स ऐसा लगेगा, ये फोर्स ऐसा लग रहा है F। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू हम लिख चुके हैं, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता करना चाह रहे हैं हम। इसको तो पकड़ रखा है, ये इसके पास आ रहा है, तो A1 में पता करना चाह रहा हूं। देखो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 लिखने की जरूरत है क्या? F1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स सेम रहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर जो फोर्स होगा Gm2 m1 अपॉन आर स्क्वायर, इसके ऊपर फोर्स होगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 इंटू m2 करूं कि m2 इंटू m1 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहां तो F ही आएगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना। लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ m2 फाइंड करना है, इस m2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहां मैं लिखूंगा a2 और m2। देन आगे बढ़ूंगा मैं, F की जगह में लिखूंगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे लिखा मैंने m2, m2 से m2 कट गया, a2 आया Gm1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी जगह मुझे m1 का एक्सेलरेशन फाइंड करना होता तो मैं यहां क्या लिखता नीचे, m1 a1 m1, तब m1 से m1 कट जाता और आंसर क्या आता, a1 इज इक्वल टू आता Gm2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ द पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उन दोनों ही पार्टिकल्स के मास पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड ही नहीं करता जो एक्सेलरेट हो रहा है। फर्स्ट केस में हमने सोचा कि इसको पकड़ रखा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, A2 निकाला, A2 में M2 आया ही नहीं। सेकंड केस में हमने सोचा कि इसको पकड़ रखा है, इसको मूव होने दिया, तो A1 में M1 आया ही नहीं। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, इसको इस पेन से लिखता हूं मैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड ही नहीं करता मास ऑफ द पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड ही नहीं करता। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अगर इस चार्ज को मैं फिक्स रखूं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, ये राइट साइड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। मान लो मुझे A2 निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A2, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो ये हो जाएगा F अपॉन M2। मान लो इसका मास जो है M2 है, तो
तो फोर्स जो लगेगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन M2। और A1 अगर मैं निकालना चाहूं, A1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा F अपॉन M1 जो कि हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन M1। एक चीज आप ध्यान से देखो, दोनों में फोर्स सेम आ रहा है लेकिन दोनों में मास का डिफरेंस है। A2 वाले में M2 आया है और A1 वाले में M1 आया है, यानी कि ग्रेविटेशनल के अलावा, ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, जो एक्सिलरेशन होगा पार्टिकल का वो उसके मास पर डिपेंड करेगा। और किस तरीके से डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा, उसका एक्सिलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उतना ही कम होगा। यहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप समझते हो कि जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हो उसमें उसी का मास नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हाथी गिरे और एक चींटी गिरे वैक्यूम में, दोनों साथ में ही गिरेंगे, ये इसका मतलब है, क्योंकि उन दोनों पार्टिकल का मास नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन बहुत ज्यादा तेज होगा। मतलब फॉर द सेम टाइम एंड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा ड्यू टू क्विक एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है प्रोटॉन के मास से। ये कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नीट में आया हुआ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आया था नीट में कि एक इलेक्ट्रॉन है जो गिर रहा था और एक प्रोटॉन है जो भी गिर रहा था, दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहे हैं। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। वैसे ही प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सेलरेट होगा। दोनों ही एक्सेलरेट हो रहे हैं, दोनों ही एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन पहले गिरेगा। क्वेश्चन ये भी है कि क्या दोनों साथ में गिरेंगे, या इलेक्ट्रॉन पहले गिरेगा या प्रोटॉन पहले गिरेगा। तो वैसे आप डायरेक्शन से, मतलब एरो की लेंथ से समझ रहे होंगे कि मैं बोलने वाला हूं इलेक्ट्रॉन पहले गिरेगा, लेकिन अब समझते हैं कैसे। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो चीज हमें समझ में आती है। इसका मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या प्रोटॉन पहले गिरता और इलेक्ट्रॉन बाद में गिरता? नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर गिर रहे होते, और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द पार्टिकल। तो चाहे इलेक्ट्रॉन गिरे चाहे प्रोटॉन गिरे, सेम टाइम में ही गिरता, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर होता तो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सिलरेशन होता है वो होता है A = F/m। यहां पर चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज सेम है। मान लो दोनों का चार्ज आपने ले लिया Q, और दोनों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो F = Q ही लिख दिया मैंने, और यहां लिख दिया मैंने मास। अब क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये चीज तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि एक्सेलरेशन अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। तो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बहुत कम होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी गिरेगा, तेजी से एक्सेलरेट होगा, और प्रोटॉन देर से गिरेगा क्योंकि धीरे धीरे ही वो एक्सेलरेट होगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियोस में और बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं, और मैं कई सारे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन डालता रहता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे इस टाइप के, और आप डेली बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत तेज है। बाय बाय, टेक केयर।